वेलकम टू स्टडी प्लस टू। स्टडी प्लस टू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास हम लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिलियन यानी सॉल्यूशन। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण आपको जो है वो चैप्टर होने वाला है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूशन यानी कि बिलियन, और आज के क्लास में हम लोग बिलियन देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं अभी तक गायब हैं, फटाफट ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम आपको थोड़ा सा तो ऑलरेडी हम खुद लेट हो गए हैं। अब आप जो है वो लेट मत होइए। निधि आ गई है, ठीक है। निधि के अलावे और कोई नहीं आई है। अभिषेक कहाँ रह गया? शुक्ला जी कहाँ रह गए? प्रेमलता कहाँ रह गई? फटाफट आ जाइए और स्टार्ट करिए बिलियन। अभिषेक आ गया है, ठीक है, और भी बाकी लोग आ जाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए आप बिलियन सॉल्यूशन। बिलियन हेडिंग डाल दीजिए यानी कि सॉल्यूशन। आज के चैप्टर में सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें आपको याद करने पड़ेंगे। तो उन सभी टर्म्स को देखेंगे, याद करेंगे। प्रेमलता गुड मॉर्निंग। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आपका आएगा वो आएगा परिक्षेपण। क्या आएगा? परिक्षेपण। बहुत सारे टर्म्स पहले आपको समझने पड़ेंगे। इसको इंग्लिश में डिस्पर्सन कहते हैं। व्हाट आर डिस्पर्सन्स? परिक्षेपण क्या होते हैं? तो इसमें आप लिखिएगा, फिर आपको जो है समझ में आने लगेगा आगे चल के। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में बिखेर दिए जाते हैं, तब इस क्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। तो परिक्षेपण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको यहाँ पे और याद रखना है नोट के तौर पे, कि जिस पदार्थ को परिक्षेपित किया जाता है उसे परिक्षेपित कण तथा जिसमें परिक्षेपित किया जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अगला एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग शुक्ला जी। बिलियन हेडिंग डाल दीजिएगा। बिलियन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है लिखिएगा, सॉल्यूशन के विषय में लिखिएगा। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय तथा विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक
सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। निरंतर परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, बिलियन के गुण। बिलियन के गुण। बिलियन के गुण में लिखिएगा, यह एक समांग मिश्रण है। यह एक समांग मिश्रण है। समांग का मतलब होता है होमोजीनियस, मिक्सचर। समांग मिश्रण है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिलियन में विलय कणों की बिलियन में विलय कणों की व्यास 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिलियन अस्थायी तथा पारदर्शक होता है। ये सब याद करने वाला पॉइंट है, कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। इसे छाना नहीं जा सकता है। इसे छाना नहीं जा सकता है। बिलियन के गुण में लिख लीजिएगा। अब देखिए बाबू, जो बिलियन होता है, यानी जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाया जाएगा तो मिलाने से जो है वो बिलियन आप देख रहे हैं बनता है, ठीक है ना। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। ये बार बार आपको बता रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला दोगे ना तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे या तो बिलियन कहेंगे। अब बिलियन ना देखो तीन प्रकार का हो सकता है। एक ठोस बिलियन हो सकता है, तो यहाँ लिख दो बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार। एक ठोस बिलियन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन। एक यहाँ पे द्रव बिलियन हो सकता है, और एक यहाँ पे जो तीसरा होगा उसे क्या कहेंगे, गैसीय बिलियन। तीन प्रकार के बिलियन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो ठोस बिलियन पढ़ेंगे। ठोस बिलियन। तो अब यहाँ पे पहला हेडिंग डाल दीजिए आप, ठोस बिलियन। ठोस बिलियन जो होते हैं माय डियर, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है ठोस में गैस। और एग्जाम में इसके केवल एग्जाम्पल पूछेगा बस। ठोस में गैस का जो उदाहरण है पीडी धातु में H2 का विलयन। ये ठोस में ठोस का उदाहरण है, ठोस में गैस का। और दूसरा होता है ठोस में द्रव का विलयन। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम जैसे थोरियम में पारा, थोरियम में पारा। और जो इसमें तीसरा होता है वो होता है आपका ठोस में ठोस। इसका जो एग्जाम्पल है ठोस में ठोस का वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब हो गया पीतल, पीतल भी मिश्र धातु है। कांसा, कांसा भी मिश्र धातु है। इस प्रकार से ठोस विलयन को आप तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हो, और तीनों के एग्जाम्पल्स आपको एक एक जो है वो याद रखने हैं। और जो आपका दूसरा है वो क्या है, द्रव विलयन।
द्रव विलयन के भी फिर से 3 भागों में बांटेंगे, वही सब तीनों रहेगा। एगो द्रव में गैस, एगो रहेगा द्रव में द्रव, और एगो रहेगा द्रव में ठोस। ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल्स, तीनों के एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो द्रव में गैस का जो एग्जाम्पल है, जल में CO2 का घोल, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का घोल। द्रव में द्रव का एग्जाम्पल है जल में अल्कोहल, अल्कोहल, हालांकि अल्कोहल में आप जल मिला के पीते हो। और द्रव में ठोस का एग्जाम्पल है जल में चीनी का घोल, जल में चीनी का घोल। और इस प्रकार से ये हो गया एग्जाम्पल किसका, द्रव में ठोस का। जो तीसरा आपका होता है वो होता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन भी फिर से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा गैस में गैस, दूसरा होगा गैस में द्रव, और तीसरा होगा गैस में ठोस। इन सभी के एग्जाम्पल्स भी आपको जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, ये जो गैस में गैस का जो एग्जाम्पल है वो है वायु। गैस में द्रव का एग्जाम्पल है आर्द्र वायु। गैस में ठोस का एग्जाम्पल है वायु में आयोडीन का विलयन, या वायु में धूलकण। याद रखिएगा। अब जो अगला आप हेडिंग डाल दीजिएगा वो है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? यहाँ पे विलयन को अलग अलग और टाइप से बांटा गया है। जैसे एक होता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड असंतृप्त, एक होता है सुपर सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त। ये तीनों क्या है थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। लिखिएगा, किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो। अर्थात विलेय पदार्थ में और अधिक मात्रा में विलायक पदार्थ नहीं घुलाई जा सकती है, और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब एक ऐसा विलयन जो कि पूरा फुलफिल हो जाए, इसके बाद उसमें मतलब घुलेगा ही नहीं, जरा सा भी नहीं घुलेगा, कितना आप कोशिश करोगे नहीं घुलेगा। अगला असंतृप्त विलयन, ये क्या होता है? लिखिएगा, असंतृप्त विलयन में किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय ताप पदार्थ की इसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। घुलाई जा सकती है मतलब और अधिक मात्रा घुलाइएगा तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा।
अगला लिखिएगा अति संतृप्त विलयन से क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें लिखिएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली होती है, उसे क्या कहते हैं? तो अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इतना बात आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? वो याद रखना है। इसके बाद एक वो छोटा सा टर्म आता है, उसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग डालिएगा मोलरता। इसको इंग्लिश में, अच्छा मोलरता नहीं, अभी विलयता पढ़ लीजिए ना, मोलरता तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले विलयता पढ़ लीजिए। हालांकि हम इसके बाद ये पढ़ेंगे जिसको क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये जरूर पढ़ेंगे। बट इसके पहले जो है वो हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? इसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं विलयता यानी सोलुबिलिटी, ये पढ़ लेते हैं। तो पहला आप हेडिंग क्या डाल दीजिए? सोलुबिलिटी यानी विलयता क्या होती है। लिखिएगा इसमें माय डियर, इसमें लिखिएगा विलयता में लिखिएगा किसी विलायक में सौ ग्राम में किसी विलय की जो अधिकतम मात्रा घुलाई जाती है या घुलाई जा सकती है, लिख लीजिए घुलाई जा सकती है, उसे उस विलय की उस विलायक में विलयता कहते हैं। तो अगर हम लोग विलयता देखेंगे, विलयता कहते हैं, देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? W1 और गुना में 100 और बटा में W, जहां W1 बराबर विलय का ग्राम में द्रव्यमान, W बराबर विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। कुछ नोट बना के लिखिएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठोस पदार्थों की विलयता द्रव या गैस में ताप बढ़ाने पर
सामान्यतः बढ़ती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, गैसों की विलेयता द्रव या ठोस में ताप बढ़ाने पर घटती है। नेक्स्ट में लिखिएगा, गैसों की विलेयता अच्छा, ये लाइन हो गया ना गैसों की विलेयता वाला, ये हो गया है। अगला लिख लीजिएगा, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ध्रुवीय विलय, इसको पोलर सॉल्यूट कहते हैं, ध्रुवीय विलायक जिसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। जैसे लिख लीजिए, अल्कोहल जल में घुलनशील होता है। अल्कोहल जल में घुलनशील होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो अल्कोहल है ये क्या है, तो ये है आपका ध्रुवीय विलायक या ध्रुवीय विलायक। ये जो जल है ये क्या है, तो ध्रुवीय विलायक। एक और नोट में ही लिखिएगा, आपका काम आएगा। ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील नहीं होता है। जैसे लिखिएगा, NaCl कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन में घुलनशील नहीं होता है, नहीं होता है। तो इतना बात यहाँ पे आपको कम से कम जो है वो आपको याद रखना है। अब हेडिंग डालेंगे, मोलरता क्या होती है। मोलरता यानी मोलरिटी क्या होती है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलरिटी में लिखिएगा, किसी विलायक के 1 लीटर आयतन में एक लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। अब देखिए, मोलरता आप जरूर याद रख लीजिएगा, मोलरता से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बाबू, ठीक है ना। मोलरता का फॉर्मूला भी याद रखना, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या
डिवाइडेड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में, इसे कहा जाता है। या एक और फार्मूला होता है मोलरता बराबर, अगर लीटर में ना लेके मिलीलीटर में लेंगे तो विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो जब मिलीलीटर में होगा तो आपको 1000 से 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना यहाँ कर दीजिएगा, 100 से नहीं 1000 से। एक लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बताइए जरा। 100 ले लीजिएगा, 1 जीरो हटा दीजिए। इसको आपको जो है वो याद रखना है। अच्छा, मोलरता बराबर एक और होता है फार्मूला, वो क्या होता है लिखिएगा। मोलरता बराबर, ये मोललता होता है, मोललता, मोलालिटी इसको कहते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक और हम हेडिंगें डलवा देते हैं डायरेक्ट फार्मूला के बदले में। तो एक और आप हेडिंग छोटा सा डाल दीजिएगा, मोललता। मोललता, मोलालिटी, ऐसा लग रहा है कि तोतला बोल रहा है। मोलालिटी, मोलालिटी ही नाम है इसका, मोलालिटी। ठीक है निधि, मोलालिटी में लिखिएगा। मोलालिटी में किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में एक केजी द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। यानी कि मोललता बराबर हो जाता है विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान ग्राम में ले लो, केजी में लेते तो 1000 से गुना नहीं करना पड़ता, और ग्राम में लेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। बस यही बात आपको याद रखना है, यही बात आपको याद रखना है यहाँ पे, और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। एक नोट के तौर पे लिख लेना, ताप में परिवर्तन होने पर यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य बढ़ना या तो घटना से है। विलयन की मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना बात आपको जो है वो याद रखना है। इसके बाद एक और होता है, उसे हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता का केवल आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन आप केवल फॉर्मूला लिख लीजिए, कभी कभी आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी बराबर विलय का द्रव्यमान
विलय का द्रव्यमान बटा में विलय का ग्राम तुल्यांक गुना आयतन, और आयतन कैसा विलय का, वो भी मिलीलीटर में। ये होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा। और एक और इसका फॉर्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुना में 1000 गुना में 1000। ये बात आपको जो है यहाँ पे याद रखना चाहिए, और याद रखिएगा। अब इस वाले चैप्टर में देखो ज़्यादातर इस प्रकार का चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल इससे आपका एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो देखेंगे तो लास्ट में आपको पढ़ा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोलाइडी बिलियन भी आपके एग्जाम में कभी पूछ देता है, तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा लिख लीजिए कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी घोल क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है। इसके विषय में 2 लाइन लिखिएगा। जब किसी परिक्षेपण माध्यम में घुले हुए परिक्षेपित कण का आकार (10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है, तब उस घोल को कोलाइडी घोल कहते हैं। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यह एक विषमांग मिश्रण है। यह एक विषमांग मिश्रण है। ठीक है, तो इतना इस चैप्टर में आपके जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, और थोड़ा बहुत और कुछ आ सकता है। तो वो टिंडल इफेक्ट से आ सकता है, कभी कभी पूछता है टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो एक टिंडल प्रभाव लिख लीजिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, इसमें लिख लीजिएगा। जब कोलाइडी घोल से कोई प्रकाश गुजरता है तो कोलाइडी कण प्रकाश के चारों तरफ फैल जाता है। या फैला देता है, लिख लीजिए, फैल जाता है, फैला देता है, जिससे प्रकाश पथ चमकने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इस वाले चैप्टर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है, ठीक है ना। या तो एक और छोटा सा अगर आपको हम बताना चाहें तो बता सकते हैं, एक तो इमल्सन,
इमल्शन क्या होते हैं, जिसको इमल्शंस इंग्लिश में कहते हैं। इमल्शंस क्या होते हैं? ऐसा कोलाइडिक घोल जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित कण दोनों द्रव अवस्था में हों तब उसे इमल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, दूध इमल्शन का उदाहरण है, कोल्ड लीवर, ऑयल इत्यादि, ये सारे इमल्शंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब इस चैप्टर से जो है वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते हैं, आप याद रखिएगा। इतना जो है वो क्वेश्चन सफिशिएंट है, अगर इतना भी आप कर लीजिएगा, इतना करके जाइएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़्यादा जो है वो आपका नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वो आपका ये वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है जहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन कौन से चैप्टर हम लोग और जो है वो पढ़ सकते हैं। एक तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मूला, एक तो ऑर्गेनिक वाला चैप्टर रह गया, यानी कि ऑर्गेनिक वाला एक तो देख लेंगे। और ऑर्गेनिक देखने के बाद एक तो हम लोग जो देखेंगे वो चैप्टर और देख लेंगे, उसे कहा जाता है रासायनिक फार्मूला वाला, और एक तो कार्बन के तत्व वाला, ठीक है ना, कार्बन के तत्व वाला। तो मान के चलो 3 चैप्टर और रह गया, एक कार्बन का तत्व और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सबसे लास्ट में बता देंगे, सबसे लास्ट में। जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर छोड़े हैं ना, वैसे केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर ऑर्गेनिक छोड़ के रखेंगे, कार्बन के तत्व, ठीक है ना। और एक आपका बच गया ऑर्गेनिक, एक आपका बच गया तीसरा आप ले लो, उसको कहते हैं फार्मूला। जो भी फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, वो आपका बच गया है, ठीक है। बाकी कार्बनिक आपको तो पढ़ाना है ही है मुझे, वो तो पढ़ेबे करेंगे सबसे लास्ट में। तो इतना चैप्टर आप कह सकते हो जो है वो बच गया है। इसके बाद छोटे छोटे और भी चैप्टर अगर चाहें तो पढ़ाया जा सकता है, जैसे तेल वसा, साबुन, सीमेंट, ठीक है। लेकिन ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुलक, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादातर, इसलिए ये सब चैप्टर को छोड़ा जा सकता है, छोटा छोटा चैप्टर है। और रही बात आदर्श गैस के बारे में, तो हम आपको फिजिक्स में पढ़ा दिए थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो का नियम, आदर्श गैस का समीकरण बता दिए थे। हाइड्रोजन और जल आपको बता दिया गया है, ठीक है ना, आप पढ़ लिए हाइड्रोजन तथा जल के विषय में। और धातु तथा धातु का निष्कर्षण से सवाल आता है, तो एक चैप्टर और ले लीजिए, धातु एवं धातु का निष्कर्षण, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक चैप्टर हम लोग और जो है वो पढ़ेंगे। तो मिला जुला के देखो टोटल जो चैप्टर बचा वो बचा 4, टोटल 4 चैप्टर, यानी कि 4 दिन का आपका क्लास और रह गया। जो इधर हम 3 दिन की क्लास ले लेंगे आपका, यानी कि 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, इसमें आपका मई 31वां महीना है, तो इधर आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इधर आपका पूरा केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब फिर से वापस से कहाँ जाएंगे, मैथ में। मैथ में सब चीज़ लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। जो रह गया है वो क्या रह गया, एक तो अलजेब्रा है ना, अलजेब्रा एक रह गया है, अलजेब्रा पढ़ा देंगे। और क्या रहा है जरा आप बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी नहीं हुआ है ना, नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो भी मिसलेनियस के चैप्टर हैं वो सारे के सारे जो मॉर्निंग में 8 बजे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो अब आपका जो सिलेबस है वो कितने दिन का बचा है, तो आप देख लो, खुद काउंट कर लो। 4 दिन का केमिस्ट्री, 3 दिन का फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स अभी लंबा जाएगा, लंबा इसलिए जाएगा क्योंकि उसका एक चैप्टर बहुत लंबा है वो वाला।
और 2 क्लास अलजेब्रा का, 2 क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या 1 क्लास मान के चलिए, 1 से 2 क्लास अलजेब्रा, 1 से 2 क्लास। और मिसलेनियस आपका जो है वो जितना दिन भी चलाना चाहे चला सकते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 2 11, लगभग आपका 11 दिन का और आपका सिलेबस जो है वो रह गया है, बच गया है। यानी अगर हम चाहें तो एक दिन में भी इसे ख़त्म किया जा सकता है, 11 घंटा बैठ के सब पढ़ाया जा सकता है। लेकिन चलिए वैसे तो करना नहीं है, डेली डेली पढ़ाना है। तो अब आपका सिलेबस देखो बाबू, मतलब बहुत जो है वो कम रह गया है, एकदम लगभग न के बराबर रह गया है। अच्छा, आप में से ज़रा बताइए बैच कितने तारीख को स्टार्ट किए थे, ज़रा बताइएगा। बैच का डेट क्या था, किस डेट को स्टार्ट किए थे? आप में से कौन बताएगा किस डेट को बैच स्टार्ट किए थे? आज लगभग आपका हो गया होगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मार्च में आपका स्टार्ट किए थे 21 मई, 21 अप्रैल से 21 मई, 21 मार्च, 24 या 25 मार्च से स्टार्ट किए होंगे मेरे ख्याल से। 24 या 25 मार्च से स्टार्ट किए होंगे। तो मार्च में स्टार्ट किए होंगे, तो मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, लगभग आपका 2 महीना जो है वो हो गया है। लगभग आपका 2 मंथ हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। वही मान लो टारगेट था, ठीक है ना। लगभग आपका जो इसका क्लास होता है वो 100 घंटे के आसपास का क्लास होता है, घंटा के हिसाब से देखा जाए तो मान के चलो 100 घंटे से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कभी कभी आपका 2-2 घंटा 3-3 घंटे का क्लास दिए है। मार्च में, हाँ ठीक कह रहा है आपसे, 26 मार्च से, हाँ ठीक है, 24 से 26, हाँ ठीक है, 26 मार्च को स्टार्ट किए होंगे। तो 26 मार्च से देखिए लगभग आपका 2 महीना जो है वो हो गया है और सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब आपका ड्यूटी रह गया है, अब मेरा ड्यूटी समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। मेरा ड्यूटी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हमारा ड्यूटी समाप्त होगा तो हम आपके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे। कनेक्ट में रहेंगे, 8 से 9 बजे वाला जो मैथ का बैच है उस टाइम पे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। इसके अलावा जब भी आपको कोई डाउट होगा आप बोलिएगा, हम आपके सामने रूबरू हो जाएंगे, मतलब लाइव क्लास में हम आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अब आपका सिलेबस के बाद जो हमारा फोकस जाएगा वो जो इस बार 11th में बच्चे जो आएंगे, 11th में जो स्टूडेंट्स आएंगे